नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, पिछले वीडियो में हमने देखा रोड मार्ग, सड़क मार्ग और जल मार्ग। अब हम देखने जा रहे हैं कि हवाई मार्ग के द्वारा किस तरीके से व्यवहार या आंतरिक व्यवहार, आर्थिक व्यवहार किस तरीके से सफल हुआ है, उसके बारे में हम जानेंगे। हवाई मार्गों का विकास 20वीं सदी में ही हो गया था। उसका वास्तविक विकास द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ। मतलब कि जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो उसके बाद यहाँ पर हवाई जहाज़ का विकास देखने को मिला। हवाई जहाज़ की जो डिज़ाइन होती है, कद में हमेशा कुछ न कुछ नई चीज़ें जुड़ती रही है, नई प्रगति होती रही है। हवाई मार्गों के परिणाम स्वरूप कीमती माल सामान को विश्व के पटल पर जल्दी पहुंचा सकते हैं। कुछ दुर्गम प्रदेशों में हवाई मार्ग आशीर्वाद समान रहा है। प्राकृतिक आपत्ति के समय आवश्यक सामग्री शीघ्र पहुंचा सकते हैं तथा देश की सुरक्षा के लिए हवाई मार्ग एक महत्वपूर्ण माध्यम है। विश्व में हवाई मार्गों का वितरण असमान देखने को मिलता है। हवाई मार्गों का मुख्य विकास मुख्य रूप से आर्थिक एवं औद्योगिक रूप से विकसित देश में अधिक है, जैसे कि यूएस, पश्चिम यूरोप एवं दक्षिण पूर्व एशिया में हवाई मार्ग का प्रमाण विशेष है। मतलब कि ये सब जो देश हैं, यूएसए और पश्चिम यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया में हवाई मार्ग का प्रमाण बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलता है, क्योंकि ये सब देश विकसित देशों में गिने जाते हैं। विश्व के मुख्य हवाई केंद्र, जिसमें लंदन, रोम, पेरिस, मॉस्को, दुबई, नई दिल्ली, मुंबई, बैंकॉक, सिंगापुर, टोक्यो, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स, शिकागो, न्यूयॉर्क, रियो डी जनीरो आदि व्यस्त हवाई केंद्र हैं। मतलब कि ये सब जो हवाई केंद्र हैं, ये सब इंटरनेशनल हवाई केंद्र हैं और काफ़ी व्यस्त रहते हैं। मतलब कि यहाँ से कोई भी चीज़ का आदान प्रदान या तो लोगों का आदान प्रदान, एक जगह से दूसरी जगह जाना, आवागमन, ये सब चीज़ें यहाँ पर ज़्यादा व्यस्त देखने को मिलती है। अब देखते हैं हम भारत में हवाई मार्ग। भारत में हवाई मार्गों के विकास एवं सुविधा प्रदान करने की जवाबदारी इंडियन एयरफोर्स अथॉरिटी की है। उसके द्वारा वर्तमान समय में अथॉरिटी 15 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट सहित 87 घरेलू हवाई केंद्रों एवं 25 नागरिक विमान टर्मिनल सहित 127 हवाई केंद्रों की व्यवस्था संभालती है। मतलब भारत में अगर देखने जाएं तो 15 अंतर्राष्ट्रीय, 87 घरेलू, 25 नागरिक टर्मिनल और 127 हवाई केंद्र की स्थापना हुई है। इतने केंद्र भारत में देखने को मिलते हैं। 1953 में भारत में हवाई परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया तथा तमाम कंपनियों को दो नवनिर्मित निगमों, इंडियन एयरलाइंस निगम एवं एयर इंडिया में परिवर्तित कर दिया गया। मतलब कि 1953 में इसका अलग दो पार्ट में विभाजित किया गया। पहला इंडियन एयरलाइंस और दूसरा एयर इंडिया। इसके बाद दो अन्य कंपनियों को वायुदूत एवं पवन हंस लिमिटेड अंतर्देशीय हवाई परिवहन में स्थापित की गई। मतलब इसके बाद दो और कंपनी आई, वायुदूत एवं पवन हंस लिमिटेड। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, अहमदाबाद, हैदराबाद, अमृतसर, जयपुर, नागपुर, कोच्चि, गुवाहाटी, लखनऊ, भुवनेश्वर, विशाखापट्टनम आदि भारत के मुख्य हवाई केंद्र हैं। मतलब कि ये सब जितने भी शहरों के नाम दिए गए हैं, ये सब शहरों में हवाई अड्डे स्थित हैं, जो कि मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर जहाज देखने को मिलते हैं। अब आइए विद्यार्थी मित्रों, हम लोग देखते हैं पाइपलाइन। द्रव्य पदार्थों की प्राकृतिक गैस की हेरफेर के लिए पाइपलाइन सबसे अधिक सुविधाजनक माध्यम है। पेट्रोलियम एवं उसके उत्पादन तथा प्राकृतिक गैस को अधिक दूरी तक ले जाने के लिए पाइपलाइन का उपयोग किया जाता है। पाइपलाइन की सुविधाएं कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि ऊबड़ खाबड़ भूमि तथा जल क्षेत्रों के नीचे भी पाइपलाइन डाल सकते हैं। उसके संचालन तथा सुरक्षा के पीछे बहुत कम खर्च आता है। मतलब कि किसी भी द्रव्य को ले जाने के लिए, जैसे आप देखते हो शहरों में पानी को ले जाने के लिए पाइपलाइन है, ऐसे पेट्रोलियम को ले जाने के लिए भी पाइपलाइन होती है। पाइपलाइन में एक तो सबसे खास बात यह है कि इसमें खर्चा कम आता है और एक बार ज़मीन में डाल देने के बाद, अच्छे से इसको पैक कर देने के बाद, फिर इसमें मेंटेनेंस बहुत कम आता है। उसके संचालन के पीछे भी काफ़ी कम खर्च आता है। ऊर्जा क्षमता एवं पर्यावरण की सुरक्षा की दृष्टि से यह उत्तम व्यवस्था है। मतलब कि क्योंकि ये ज़मीन के अंदर से होता है और ज़मीन खराब भी नहीं होती है, तो पर्यावरण पे तो इसका नुकसान पहुंचना बहुत ही कम है। मतलब पर्यावरण को ये ज़्यादा हानिकारक सिद्ध नहीं होता। विश्व में पाइपलाइन की सबसे अधिक घनता यूएस में देखने को मिलती है। उसकी सबसे अधिक प्रसिद्ध पाइपलाइन बिग पंच है,
यह पाइपलाइन मेक्सिको की खाड़ी के किनारे के तेल क्षेत्रों में से खनिज तेल लेकर उत्तर पूर्व के क्षेत्रों में पहुंची है। इराक, ईरान एवं सऊदी अरब में आए हुए तेल क्षेत्रों में सबसे अधिक तेल प्राप्त करके रेगिस्तानी प्रदेशों को पार करके भूमध्य सागर के किनारे आई रिफाइनरी तक पाइपलाइन द्वारा पहुंचाया जाता है, जिसमें मुख्य टैप लाइन है। पाइप का व्यास 750 मिमी एवं लंबाई 1600 किलोमीटर। पूर्व यूरोप के देशों में यूरल और वोल्गा के बीच तेल कुओं को जोड़ने के लिए बनाई गई कॉमकान नामक पाइपलाइन 4800 किलोमीटर लंबी है। यह विश्व की सबसे लंबी पाइपलाइन है। मतलब कि अगर पूछा जाए कि विश्व की सबसे लंबी पाइपलाइन कौन सी है तो वह है कॉमकान, जो कि 48 किलोमीटर लंबी है। अब ये देखते हैं हम भारत की मुख्य पाइपलाइन के मार्ग। पेट्रोलियम एवं गैस मंत्रालय द्वारा स्थापित ऑल इंडिया लिमिटेड संस्था देश में कच्चा तेल एवं प्राकृतिक गैस की खोज, उत्पादन एवं परिवहन के काम की देखरेख करता है। इसकी स्थापना 1959 में की गई। एशिया की सर्वप्रथम 117 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का निर्माण 1962 में हुआ था। यह असम के नहरकटिका तेल कुआं से नूनमती एवं उसके आगे बिहार में बरौनी रिफाइनरी तक बिछाई गई है। मतलब कि 117 किलोमीटर लंबी ये पाइपलाइन बिछाई गई है। बिहार में आए बरौनी से एक पाइपलाइन कानपुर एवं दूसरी पाइपलाइन बंगाल की खाड़ी पर आए हुए हल्दिया बंदरगाह तक डाली गई है। गुजरात में अंकलेश्वर से कोयली, कलोल से साबरमती, नवागाम से कोयली, बॉम्बे हाई से कोयली, खंभात से धुआरड़, अंकलेश्वर से उतराड़, अंकलेश्वर से वडोदरा एवं अहमदाबाद तक कोयली पाइपलाइन देखने को मिलती है। कच्छ की खाड़ी के किनारे स्थित सलाया से मथुरा के बीच बिछाई गई पाइपलाइन 1256 किलोमीटर लंबी है। मथुरा से दिल्ली, अंबाला एवं जालंधर को जोड़ने वाली पाइपलाइन डाली गई है। तो इस तरीके से भारत में पाइपलाइन कितनी मात्रा में विकसित है वो यहाँ पर हम देख सकते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है रोपवे। विश्व में रोपवे की शुरुआत संकरी गहरी नदियों, घाटियों को पार करने के लिए दोनों किनारे बांधे गए धातु से मजबूत रस्से पर लटकती हुई पालखी या ट्राली के स्वरूप में थी। जबकि उस समय उसका चालक बल मानव श्रम था, परंतु अब लंबी दूरी के लिए खंभे खड़े करके उस पर रस्से बिछाकर लटकती ट्रॉलियों को यांत्रिक बल से खींचा जाता है। इस प्रकार से होने वाले परिवहन तीव्र ढाल वाले पहाड़ों, दुर्गम घाटियों एवं दलदली क्षेत्रों में उपयोगी होती है। मतलब पहले के समय में क्या होता था कि सामान को या किसी भी चीज़ वस्तु को रोपवे के द्वारा हाथों से मानव श्रम के द्वारा खींचा जाता था। एक तरफ रस्सी या तो कुछ जो ट्रॉली है वो लटका दी जाती थी और दूसरी तरफ से मानव उसको खींचता था। लेकिन अब ये यांत्रिक रूप से होने के कारण एक तार बिछा दिया जाता है दो खंभों के बीच में और उसी में ट्रॉली वहाँ पर लटका दी जाती है, जो कि बिजली के द्वारा भी चलती है। प्रारंभ में रोपवे का उपयोग खनिजों के कारखाने तक हेरफेर के लिए एवं बागायती फसलों की तलहटी या शुद्धिकरण इकाइयों तक ले जाने के लिए किया गया। 20वीं सदी दरमियान पर्यटन उद्योग के विकास के साथ रोपवे यात्रियों के हेरफेर के साधन के रूप में अधिक उपयोग होता है। विश्व में रोपवे स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया एवं चीन आदि देशों में देखने को मिलता है। भारत में अनेक कारखानों में, जिसमें विशेष रूप से सीमेंट फैक्ट्रियों में चूना की चट्टानों के हेरफेर के लिए उसे विशेष रूप से उपयोग में लिया जाता है। उत्तराखंड में जोशीमठ से ओली तक रोपवे आया है। इसके अतिरिक्त पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र आदि राज्यों में यात्रियों के हेरफेर के लिए इसका उपयोग होता है। गुजरात में पावागढ़, अंबाजी एवं सापुतारा में यात्रियों के हेरफेर के लिए रोपवे कार्यरत है। गिरनार के पारा रोप वे बिछाने का कार्य अभी निर्धारणाधीन है। मतलब कि गिरनार में भी पारा रोप यहाँ पर बिछाने का काम चालू है। अब परिवहन संबंधी समस्याओं के उपाय किस तरीके से किए जा सकते हैं उसके लिए हम ये मुद्दे देखते हैं। मुख्य शहरों की घनता, प्रदूषण, ट्रैफिक आदि प्रश्नों को हल्का बनाने के लिए उसके पास में ही आधुनिक उपनगर बसाकर शहरीकरण का भार घटा सकते हैं। मतलब कि प्रदूषण, ट्रैफिक, घनता ये सब घटाने के लिए उपनगर बसा सकते हैं। किसी भी शहर का हम उपनगर बसाकर शहरीकरण को घटा सकते हैं। शहर के मार्ग व्यवहार में ट्रैफिक को कम करने के लिए फ्लाईओवर बनाना तथा
मेट्रो रेल या मोनो रेल का विकास करके ट्रैफिक पर अंकुश लगा सकते हैं। मतलब कि शहर में जो ट्रैफिक होते हैं, रोपवे बनाकर या तो ओवरफ्लो बनाकर मेट्रो रेल लाकर हम यहाँ पर ट्रैफिक पर अंकुश कर सकते हैं। वर्तमान समय में वाहन पार्किंग एक समस्या बनी हुई है। उसे समाप्त करने के लिए मल्टी लेवल पार्किंग सुविधाओं का निर्माण करके इस समस्या को हल किया जा सकता है। मल्टी लेवल पार्किंग मतलब कि एक ही बिल्डिंग में 10-12 फ्लोर तक उसकी ऊंचाई रखकर उसको मल्टी लेवल पार्किंग में कन्वर्ट करके वहाँ पर पार्किंग की समस्या दूर की जा सकती है। संचालन शक्तियों के खनिजों का उपयोग एवं बढ़ते हुए प्रदूषण को कम करने के लिए साइकिल ट्रैक बनाकर साइकिल चलाने के लिए